नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सुहाना सफर विद कल्पना में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद्र की लिखी कहानी इस्तीफा। दफ्तर का बाबू एक बेज़बान जीव है। मजदूरों को आंखें दिखाओ तो वह त्योरिया बदल कर खड़ा हो जाएगा। कुली को एक डांट बताओ तो सिर में बोझ फेंक कर अपनी राह लेगा। किसी भिखारी को दुत्कारो तो वह तुम्हारी और गुस्से की निगाह से देखकर चला जाएगा। यहाँ तक कि गधा भी कभी कभी तकलीफ पाकर तो लत्तियां झड़ने लगता है, मगर बेचारे दफ्तर के बाबू तो आप चाहें आंखें दिखाएं, डांट बताएं, दुत्कारे या ठोकरे मारे, उसके माथे पर बल न आएगा। उसे अपने विकारों पर जो आधिपत्य होता है वह शायद किसी संयमी साधु में ना हो। संतोष का पुतला, सब्र की मूर्ति, सच्चा आज्ञाकारी। गरज उसमें तमाम मानवीय अच्छाइयां मौजूद होती हैं। खंडहर के भी एक दिन भाग्य जाते हैं। दिवाली के दिन उस पर भी रोशनी होती है। बरसात में उस पर हरियाली छाती है। प्रकृति के दिलचस्पियों में भी उसका हिस्सा है। मगर इस गरीब बाबू के नसीब कभी नहीं जागते। इसकी अंधेरी तकदीर में रोशनी का जलावा कभी नहीं दिखाई देता। इसके पीले चेहरे पर कभी मुस्कुराहट की रोशनी नजर नहीं आती। इसके लिए सूखा सावन है, कभी हरा भादो नहीं। लाला फतेहचंद ऐसे ही एक बेज़बान जीव थे। कहते हैं मनुष्य पर उसके नाम का भी असर पड़ता है। फतेहचंद की दशा में यह बात यथार्थ सिद्ध हो सकी। यदि उसे हारचंद कहा जाए तो कदाचित यह अयुक्त न होगी। दफ्तर में हार, जिंदगी में हार, मित्रों में हार, जीतन में उसके लिए चारों ओर निराशा ही थी। लड़का एक भी नहीं, लड़कियां 3, भाई एक भी नहीं, भौजाइयां 2। गांठ में कौड़ी नहीं, मगर दिल में आया और मुरव्वत। सच्चा मित्र एक भी नहीं, जिससे मित्रता हुई उसने धोखा दे दिया। इस पर तंदुरुस्ती भी अच्छी नहीं। 32 साल की अवस्था में बाल खिचड़ी हो गए, आंखों में ज्योति नहीं, हाजमा चौपट हो गया, चेहरा पीला, गाल चिपके, कमर झुकी हुई, न दिल में हिम्मत न कलेजे में ताकत। 9 बजे दफ्तर जाते और 6 बजे शाम को लौटकर घर आते। फिर घर से बाहर निकलने की हिम्मत ना पड़ती। दुनिया में क्या होता है इसकी उन्हें बिल्कुल खबर ना थी। उनकी दुनिया लोक परलोक जो कुछ था वह दफ्तर था। नौकरी की खैर मनाते और जिंदगी दिन पूरे करते थे। ना धर्म से वास्ता था, ना दीन से नाता, ना कोई मनोरंजन था, ना खेल। ताश खेले हुए भी शायद एक मुद्दत गुजर गई हो। जाड़ों के दिन थे, आकाश पर कुछ कुछ बादल थे। फतेहचंद 5:30 बजे दफ्तर से लौटे तो चिराग जल गए थे। दफ्तर से आकर वह किसी से कुछ ना बोलते, चुपके से चारपाई पर लेट जाते और 15-20 मिनट तक बिना हिले डुले पड़े रहते। तब कहीं जाकर उनके मुंह से आवाज निकलती। आज भी प्रतिदिन की तरह वे चुपचाप पड़े थे कि एक ही मिनट में बाहर से किसी ने पुकारा। छोटी लड़की ने जाकर पूछा तो मालूम हुआ कि दफ्तर का चपरासी है। शारदा पति के मुंह हाथ धोने के लिए लोटा गिलास मांज रही थी। बोली, उससे कह दो क्या काम है, अभी तो दफ्तर से आए हैं और बुलावा आ गया है। चपरासी ने कहा, अभी फिर बुला लाओ, कोई बड़ा जरूरी काम है। फतेहचंद की खामोशी टूट गई। उन्होंने सिर उठाकर पूछा, क्या बात है? शारदा, कोई नहीं, दफ्तर का चपरासी है। फतेहचंद ने सहम कर कहा, दफ्तर का चपरासी? क्या साहब ने बुलाया है? शारदा, हाँ, कहता है साहब बुला रहे हैं। यहाँ कैसा साहब है?
तुम्हार जब देखा बुलाया करता है। सवेरे के गए गए अभी मकान लौटे हो, फिर भी बुलाया आ गया। फतेहचंद ने संभल कर कहा, जरा सुन लूं, किस लिए बुलाया है? मैंने सब काम खत्म कर दिया था, अभी आता हूं। शारदा, जरा जलपान तो करते जाओ, चपरासी से बातें करने लगोगी तो तुम्हें अंदर आने की याद भी ना रहेगी। यह कहकर वह एक प्याली थोड़ी सी दाल मोठ और सेव लाई। फतेहचंद उठकर खड़े हो गए। फिर खाने की चीजें देखकर चारपाई पर बैठ गए और प्याली की ओर चाव से देखकर चारपाई पर बैठ गए और प्याली की एक और चाव से देखकर डरते हुए बोले, लड़कियों को दे दिया है ना? शारदा ने आंखें चढ़ाकर कहा, हाँ हाँ दे दिया है, तुम तो खाओ पहले। इतने में चपरासी ने फिर पुकारा, बाबूजी, हमें बहुत देरी हो रही है। शारदा, क्या है, क्यों नहीं देती? किस वक्त ना आएंगे? फतेहचंद ने जल्दी जल्दी दाल मोठ की 2-3 पंक्तियां लगाई और एक गिलास पानी पिया और बाहर की ओर तरफ दौड़ गए। शारदा पान बनाती ही रह गई। चपरासी ने कहा, बाबूजी, आपने बड़ी देरी कर दी, अब जरा लपक चलिए, नहीं तो चाहते ही डांट बताएंगे। फतेहचंद ने 2 कदम दौड़कर कहा, चलेंगे तो भाई आदमी की तरह, चाहे डांट लगाए कि चाहे दांत लगाए, हमसे दौड़ा नहीं जाता, बंगले ही पर है ना। चपरासी, भला वह दफ्तर क्यों आने लगा? बादशाह है कि दिल लगी? चपरासी तेज चलने का आदी था। बेचारे बाबू फतेहचंद धीरे धीरे जाते थे। थोड़ी दूर चलकर हाफ उठे, मगर दर्द तो थे ही। यह कहते कि भाई जरा और धीरे चलो, हिम्मत करके कदम उठाते जाते, यहाँ तक कि जांघों में दर्द होने लगा और आधा रास्ता खत्म होते होते पैरों ने उठने से इनकार कर दिया। सारा शरीर पसीने की तरह तर हो गया। सिर में चक्कर आ गए, आंखों के सामने तितलियां उड़ने लगी। चपरासी ने ललकारा, जरा कदम बढ़ाए चलो बाबू। फतेहचंद बड़ी मुश्किल से बोले, थम जाओ, मैं आता हूं। वे सड़क के किनारे पटरी पर बैठ गए और सिर को दोनों हाथों से थामकर दम मारने लगे। चपरासी ने इनकी दशा देखी तो आगे बढ़ा। फतेहचंद डरे कि वह यह शैतान जाकर ना जाने साहब से क्या कह देगा तो गजा भी हो जाएगा। जमीन पर हाथ टेक कर उठे और फिर चले, मगर कमजोरी शरीर हाफ रहा था। इस समय कोट्स बच्चा भी उन्हें जमीन पर गिरा सकता था। बेचारे किस तरह गिरते बढ़ते साहब बंगले पर पहुंचे। साहब बंगले पर टहल रहे थे, बार बार फाटक की तरफ देखते थे और किसी को आते ना देखकर मन में चिल्लाते थे। चपरासी को देखते ही आंखें निकाल कर बोल, इतनी देर कहाँ था? चपरासी ने बरामदे की सीढ़ी पर खड़े खड़े कहा, हुजूर, जब वह आए तब तो मैं दौड़ा चला आ रहा हूँ। साहब ने पैर फटक कर कहा, बाबू क्या बोला? चपरासी, आ रहे हैं हुजूर, घंटा भर तो घर में से ही निकले। इतने में फतेहचंद आते से तार के उंदर पर निकलकर वहां आ पहुंचे और साहब के सिर झुकाकर सलाम किया। साहब ने कड़क कर कहा, अब तक कहाँ था? फतेहचंद ने साहब का तमतमाया चेहरा देखा तो उनका खून सूख गया। बोले, हुजूर, अभी अभी तो दफ्तर से गया हूँ, जो ही चपरासी ने आवाज दी हाजिर हुआ हूँ। साहब, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, हम घंटे भर से खड़े हैं। फतेहचंद, हुजूर, मैं झूठ नहीं बोलता, आने में जितनी देर हो गई हो, मगर घर से निकलने में मुझे बिल्कुल देर नहीं हुई। साहब ने हाथ की छड़ी घुमाकर कहा, चुप रह सुअर, हम घंटा भर से खड़े हैं, अपना कान पकड़ो। फतेहचंद ने खून की घूंट पीकर कहा, हुजूर,
मुझे 10 साल काम करते हो गए, कभी। साहब, चुप रह सुअर, हम कहता है कि अपना कान पकड़ो। फतेहचंद, जब मैंने कोई कसूर किया हो। साहब, चपरासी, इस सुअर का कान पकड़ो। चपरासी ने दबी जबान से कहा, हुजूर, यह भी मेरे अफसर हैं, मैं इनका कान कैसे पकड़ूं? साहब, हम कहता है इसके कान पकड़ो, नहीं हम तुमको हंटरों से मारेंगे। चपरासी, हुजूर, मैं यहाँ नौकरी करने आया हूँ, मार खाने नहीं। मैं भी इज्जतदार आदमी हूँ। हुजूर, अपनी नौकरी ले लो। आप जो हुक्म देते मैं बजा लेने को हाजिर हूँ, लेकिन किसी की इज्जत नहीं बिगाड़ सकता। नौकरी तो 2-4 दिन की है, 4 दिन के लिए क्यों जमाने भर से बिगाड़ करे। साहब, अब क्रोध को ना बर्दाश्त कर सके, हंटर लेकर दौड़ गए। चपरासी ने कहा, यहाँ खड़ा रहने में खैरियत नहीं, तो भाग खड़ा हुआ। फतेहचंद अभी तक चुपचाप खड़े थे। चपरासी को ना पाकर उनके पास आया और उनके दोनों कान पकड़कर हिला दिया। बोला, तुम सुअर गुस्ताखी करता है, जाकर ऑफिस से फाइल लाओ। फतेहचंद ने कान हिलाते हुए कहा, कौन सा फाइल? तुम बहरा है, सुनता नहीं? हम फाइल मांगता है। फतेहचंद ने किसी तरह दिलेर होकर कहा, आप कौन सा फाइल मांगते हैं? साहब, अरे वही फाइल जो हम मांगता है, वही फाइल लाओ, अभी लाओ। बेचारे फतेहचंद को अब और कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। साहब बहादुर एक तो यूं ही तेज मिजाज थे, इस पर हुकूमत का घमंड और सबसे बढ़कर शराब का नशा। हंटर लेकर पिल पड़ते तो बेचारे क्या कर लेते। चुपके से दफ्तर की तरह चल पड़े। साहब ने कहा, अरे दौड़ कर जाओ, दौड़ो। फतेहचंद ने कहा, हुजूर, मुझसे दौड़ा नहीं जाता। साहब, ओ तुम बहुत सुस्त हो गया है, हम तुमको अभी दौड़ना सिखाएगा, दौड़ो। पीछे से धक्का देकर। अब तुम अब भी नहीं दौड़ेगा। यह कहकर साहब हंटर लेने चले। फतेहचंद दफ्तर के बाबू होने पर भी मनुष्य ही थे। यदि वह बलवान होते तो उस बदमाश का खून पी जाते। अगर उनके पास कोई हथियार होता तो उस पर जरूर चला देते, लेकिन उस हालत में मार खाना ही उनकी तकदीर में लिखा था। वे बेतहाश भागे और फटाक से बाहर निकलकर सड़क पर आ गए। फतेहचंद दफ्तर ना गए, जाकर करते ही क्या। साहब ने फाइल का नाम तक तो बताया ही नहीं, शायद नशा में भूल गया। धीरे धीरे घर की ओर चले, मगर इस बेइज्जती ने पैरों में बेड़ियां सी डाल दी। माना कि वे शारीरिक बल में साहब से कम थे, उनके हाथ में कोई चीज न थी, लेकिन क्या वह उसकी बातों का जवाब दे ना सकते थे? उनके पैरों में जूते तो थे, क्या वह जूते से काम न ले सकते थे? फिर क्यों उन्होंने इतनी जिल्लत बर्दाश्त की? मगर इलाज ही क्या था? यदि वह क्रोध में उन्हें गोली मार देता तो उसका क्या बिगड़ता? शायद 1-2 महीने की सादी कैद हो जाती, संभव है 200-400 रुपये जुर्माना हो जाता, मगर इनका परिवार तो मिट्टी में मिल जाता। संसार में कौन था जो इनके स्त्री बच्चों की खबर लेता? वह किसके दरवाजे हाथ फैलाते? यदि उसके पास इतने रुपए होते जिससे उनके कुटुंब का पालन हो जाता, तो वह आज इतनी जिल्लत न सहते। यूं तो मर ही जाते या उस शैतान को कुछ सबक ही देते। अपनी जबान का उन्हें डर ना था। जिंदगी में ऐसा कौन सुख था जिसके लिए वह इतना डरती? ख्याल था सिर्फ परिवार के बर्बाद हो जाने का। आज फतेहचंद को अपनी शारीरिक कमजोरी का जितना दुख हुआ
उतना और कभी ना हुआ था। अगर उन्होंने शुरू से ही तंदुरुस्ती का ख्याल रखा होता, कुछ कसरत करते रहते, लकड़ी चलाना जानते होते, तो क्या इस शैतान की इतनी हिम्मत होती कि वह उनका कान पकड़ता, उनकी आंखें निकाल लेते। कम से कम अने ही घर से एक छुरी लेकर चलना पड़ता, और ना होता तो 2-4 हाथ जमाते ही पीछे देखा जाता। जेल जाना ही तो होता, और कुछ। वे ज्यों ज्यों आगे बढ़ते थे, त्यों त्यों उनकी तबीयत अपनी कायरता और बोधेपन पर और भी झल्लाती गई थी। अगर वह उचक कर उसकी 2-4 थप्पड़ लगा देते तो क्या होता? यही ना कि साहब के खांसे में बैरे वो सब पर पिल पड़ते और मारते मारते वे दम कर देते। बाल बच्चों के सिर पर जो कुछ पड़ती पड़ती, साहब को इतना तो मालूम हो जाता कि गरीब को बेगुनाह जलील करना आसान नहीं। आखिर आज मैं मर जाऊं तो क्या हो? तब कौन मेरे बच्चों का पालन करेगा? तब उनके सिर से जो कुछ पड़ेगी वह आज ही पड़ जाती तो क्या हर्ज था? इस अंतिम विचार से फतेहचंद के हृदय में इतना जोश भर दिया कि वह लौट पड़े और साहब से जल्द का बदला लेने के लिए 2-4 कदम चले। फिर मगर ख्याल आया, आखिर जो कुछ जिल्लत होनी थी वह तो हो ही ली ना। कौन जाने बंगले पर हो या क्लब चला गया हो। उसी समय उन्हें शारदा की बेकसी और बच्चों का बिना बाप के जाने का ख्याल भी आ गया। फिर लौटे और घर चले गए। घर में जाते ही शारदा से पूछा, किस लिए बुलाया था? आप बड़ी देरी हो गई। फतेहचंद ने चारपाई पर लेटते हुए कहा। नशे की सनक थी, और क्या। शैतान ने मुझे गालियां दी, जलील किया, बस यही रट लगाए हुए था कि देर क्यों की। निर्दयी ने चपरासी से मेरा कान पकड़ने को कहा। शारदा ने गुस्से में आकर कहा, तुमने एक जूता उतार कर क्यों नहीं दिया सुअर को? फतेहचंद, चपरासी बहुत शरीफ है, उससे साफ कह दिया, हुजूर मुझे यह काम न होगा। मैंने भले आदमियों की इज्जत उतारने के लिए नौकरी नहीं की है। वह उसी वक्त सलाम करके चला गया। शारदा, यही बहादुरी है? तुमने उस साहब को क्यों नहीं फटकारा? फतेहचंद, फटकारा क्यों नहीं, मैंने भी खूब सुनाई। वह छड़ी लेकर दौड़ा, मैंने भी जूता संभाला। उससे मुझे छड़ियां जमाई, मैंने भी कई जूते लगाए। शारदा ने खुश होकर कहा, सच? इतना समूह हो गया होगा उसका? फतेहचंद, चेहरे पर झाड़ू सी फिरी हुई थी। शारदा, बड़ा अच्छा किया तुमने, और मारना चाहिए था, दुष्ट कहीं का। मैं होती तो बिना जान लिए ना छोड़ती। सुअर की औलाद है वह तो। फतेहचंद, मार तो आया हूं, लेकिन अब खैरियत नहीं। देखो क्या नतीजा होता है। नौकरी तो जाएगी ही, शायद सजा भी काटनी पड़े। शारदा, सजा क्यों काटनी पड़ेगी? क्या कोई इंसाफ करने वाला नहीं है? उसने क्यों गालियां दी और क्यों छड़ी जमाई? फतेहचंद, उससे सामने मेरी कौन सुनेगा? अदालत भी उसी की तरफ हो जाएगी। शारदा, हो जाएगी तो हो जाए, मगर देख लेना अब किसी साहब की यह हिम्मत ना होगी कि किसी बाबू को गालियां दे बैठे। तुम्हें चाहिए था कि जो ही उसके मुंह से गालियां निकली, लपक कर एक जूता रसीद देते। तो दोस्तों, यह स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। मुंशी प्रेमचंद की कहानी इस्तीफा। दफ्तर में काम करने वाले एक साधारण क्लर्क फतेहचंद के आत्मसम्मान और बॉस के अत्याचार की कहानी है। लाला फतेहचंद, जो एक दब्बू कर्मचारी है, अपने अहंकारी बॉस द्वारा की गई बेइज्जती और अपमान को सहन करते हैं, लेकिन आखिरकार उनका स्वाभिमान जाग उठता है। तो दोस्तों, पार्ट 2 कल मैं इसका अपलोड करूंगी। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब
और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।